जय हिंद प्यारे बच्चों। तो ये है आपका क्लोज टेस्ट की पीडीएफ टू, जो फर्स्ट मिली थी जिसमें 10 क्लोज टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन आपके पास चला जा चुका है। ये है पीडीएफ नंबर 2, इसमें 10 क्लोज टेस्ट हैं और इसके सॉल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये अभी लेवल 1 चल रहा है और यहाँ आपको एटलीस्ट इस लेवल तक के, इससे नीचे लेवल नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। इस लेवल तक पे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इसमें से ईजी है, कुछ एवरेज है, तो लेवल 1 में इतना ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी स्टार्ट होती है आपकी। सबसे पहला क्या है, पोस्टल सर्विसेज के बारे में। प्यारे बच्चों, पोस्टल सर्विसेज जो होती है, ठीक है। अच्छा, मैं जो इतना डीप एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए, कई बच्चों को लगता है कि सर सीधा आंसर की बता दो, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सीधा आंसर की चाहिए तो आंसर की पीडीएफ भी मिल जाती है, वहाँ से चेक कर लो। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं और हमें हर किसी का ध्यान रखना है, तो इसीलिए एक एक बात खोलनी पड़ती है, ठीक है। द पोस्टल सर्विसेज इज द गवर्नमेंट एजेंसी। जो पोस्टल सर्विसेज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, ठीक। अब गवर्नमेंट एजेंसी जो हैंडल करती है किसको, मेल्स को हैंडल करती है। तो इसका मतलब ये हैंडल कौन करती है, गवर्नमेंट एजेंसी हैंडल करती है। तो इसके अनुसार हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इसको और इसको जोड़ने का काम कर सके। तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, और रिलेटिव प्रोनाउन इसमें कई बच्चे सोचेंगे सर इट लगा दो। मेरे भाई इट इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर यह फुल स्टॉप के बाद आता कि इट हैंडल्स, ये हैंडल करती है कौन, गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन नहीं, वो पूरा एक साथ चल रहा है, इसका मतलब यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन डालना पड़ेगा। और रिलेटिव हु, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए हु आ नहीं सकता, व्हाट आएगा नहीं, तो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर दैट, जो क्या करती है, हैंडल करती है मेल को। इट्स जॉब, इट्स जॉब मतलब किसकी जॉब, पोस्टल सर्विस की जो जॉब है, इज क्या है, टू डिलीवर, क्योंकि ये ही डिलीवर करती है। इसकी जो जॉब है वो क्या है, इज टू डू, मतलब पैसिव की जरूरत नहीं है, एक्टिव। इसकी जॉब है ऐसा करना, मतलब लेटर्स को क्या करना, डिलीवर करना। तो एक्टिव की जरूरत है तो टू डिलीवर, एंड डिलीवर लेटर्स एंड पैकेजेस को डिलीवर करती है टू पीपल, लोगों को, एंड बिजनेस, और जो भी कंपनियां वगैरह हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उन सबको ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इट्स गोल इज टू सी, देखिए जैसे यहां पर आ गया ना, इट्स जॉब, इट्स गोल इज टू सी, यहां पर था टू डिलीवर, ठीक है। दैट, क्या देखना, दैट योर मेल गेट्स टू इट्स डेस्टिनेशन, कि आपकी जो मेल है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची है या नहीं पहुंची है, कितना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो इसके लिए बनेगा एज क्विक, जैसे एज सून एज पॉसिबल। तो एज सून एज तो नहीं है यहां पर, तो इसलिए आ जाएगा एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से, ठीक है। और आप कहेंगे सर इसमें सो क्विकली एज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में सो का इस्तेमाल नहीं होता, एज और एज का पेयर बनता है, ठीक है। एज क्विकली एज पॉसिबल, पीपल, द पोस्टल सर्विस टू डिलीवर इंपॉर्टेंट लेटर्स एंड इवन वैल्यूएबल गैप टाइम एंड टू द राइट पर्सन, ठीक है। अब फोर में क्या है, पीपल, पीपल के बाद हमें लेना है रिलाय ऑन। रिलाय ऑन का मतलब मैंने क्यों रहा, देखो फ्रेजल वर्ब अगर याद है तो ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। और हम धीरे धीरे ये सब लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पीपल रिलाय ऑन, रिलाय ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होते हैं किसके ऊपर, पोस्टल सर्विस के ऊपर, टू डिलीवर इंपॉर्टेंट लेटर्स, जिससे कि वो अपने लेटर्स को डिलीवर कर सके, एंड इवन वैल्यूएबल, एंड वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का मतलब है मूल्यवान वस्तुओं को, ठीक है, ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब है समय पर, एंड टू द राइट पर्सन, और सही व्यक्ति तक, जिसको तक वो पहुंचाना चाहता है वहां तक पहुंच जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन का मतलब मैं लिख देता हूं डिपेंड ऑन, निर्भर होना, ठीक है। बाकी किसी को बैकअप करते हैं तो सपोर्ट, और बैकआउट का मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना, विदड्रॉ, ठीक है। और ब्रूड ऑन का मतलब होता है थिंक, सोच विचार करना किसी चीज पर, ठीक है। और चेकआउट तो होटल वगैरह में चेकआउट होता है, जब आप चेकिंग करते हैं वहां से निकलते हो तो उसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो होटल वगैरह में जब आप जाते हो तो उसे चेक इन मतलब एंटर करते समय, और बाहर समय चेकआउट हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे आपको समझ में बहुत आसान हो गया, बिल्कुल। ये पोस्टल सर्विसेज, आपने पोस्ट ऑफिस वही काम करते हैं, ये लोग ही काम करते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आंसर एक बार रिपीट कर दो, पहले का है बी, दूसरे का है डी, तीसरे का है सी, और चौथे का है डी, और पांचवे का है सी, ठीक है। अगले क्लोज टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्लोज टेस्ट है ना,
क्योंकि ये 10 नंबर का है, मतलब 10 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पढ़ता रहूंगा और मैं सीधा सीधा, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शंस तो होंगे ही ना आपके उसमें क्लोज टेस्ट में, तो मैं इसके सॉल्यूशन सीधे सीधे दूंगा आपको, नहीं तो मुझे एक बार नीचे जाना पड़ेगा फिर ऊपर आना पड़ेगा। वेन अनिल पास्ड, तो मैं ऑप्शंस जो हैं अपने उससे देख लेता हूं, ठीक है। वेन अनिल पास्ड हिज फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जब अनिल ने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्या किया, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को क्या किया, पास किया, एंड गॉट हिज, और उन्हें अपनी क्या मिली, तो देखो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, लाइसेंस, बैचलरहुड, डिग्री और लीव। तो यार यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने पर आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है डिग्री, ठीक है मेरे भाई। ही डिसाइडेड, तब उन्होंने डिसाइड किया टू, क्या करने का, ही डिसाइडेड टू हेल्ड, फीस्ट, एंटरटेन और कॉमेमोरेट। देखिए कॉमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, ठीक है। एंटरटेन मनोरंजन देना, फीस्ट मतलब दावत देना, और हल्ड मतलब किसी चीज को रखना। टू हल्ड एंड इनवाइटेड ऑल द फ्रेंड्स टू अ पार्टी, तो ये हो जाएगा टू फीस्ट। फीस्ट का मतलब है यहां पर दावत देना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दावत देंगे और क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे किसको, अपने फ्रेंड्स को, टू अ पार्टी, टू बी, जिसमें कि क्या किया जा सके, प्लान किया जा सके, सेलिब्रेट किया जा सके, ऑफर किया जा सके, या फिर से हेल्ड किया जा सके, ठीक है। तो द फॉलोइंग संडे, तो पार्टी को हम क्या करेंगे, पार्टी को प्लान, पार्टी को सेलिब्रेट, पार्टी को ऑफर, तो पार्टी को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, टू बी सेलिब्रेटेड। थर्ड फॉर्म आ जाएगा टू प्लस बी प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म। और कब करनी है सेलिब्रेट, संडे को। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ दैट सैटरडे, उन्होंने इस सैटरडे का जो ज्यादातर हिस्सा है, ठीक है, वो बिताया, कहां पर बिताया, तो 4 ऑप्शन में है, क्या करते हुए बिताया, प्रिपेयरिंग थिंग्स रेडी, पुटिंग थिंग्स रेडी, गेटिंग थिंग्स रेडी, डूइंग थिंग्स रेडी। तो देखिए जब आप किसी से कोई चीज तैयार करवाते हो, ठीक है, तो खुद भी करते हो और दूसरों से भी करवाते हो, तो प्रिपेयर नहीं आता, गेट आता है, गेटिंग थिंग्स रेडी। तो उन्होंने सारी चीजें जो है वो तैयार करवाई, एंड एट 7:40 द फर्स्ट गेस्ट जो है वो आया 7:30 पे। आफ्टर दैट अ स्टडी ऑफ पीपल, तो लोगों का क्या, लोगों का करंट, लोगों का रिवर, लोगों का मूवमेंट और लोगों का स्ट्रीम। तो लोगों का, देखिए पानी का करंट होता है वो सही है, लेकिन लोगों का एक नंबर ऑफ भीड़ में आना, ग्रुप में आना, इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ पीपल। ये वो कैब का नॉलेज होना चाहिए था। तो लोगों की एक साथ आना, समूह में आना, लोगों का भीड़ में आना, उसे स्ट्रीम ऑफ पीपल कहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट अ स्टडी स्ट्रीम, मतलब धीरे धीरे लोग जो है आने लगे, स्टडी स्ट्रीम ऑफ पीपल। और फिर फ्रेजल वर्ब है टर्न आउट, टर्न अप, टर्न इन, टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का मतलब तो रिजेक्ट होता है, तो यहां पर होगा टर्न अप, ठीक है जी। तो लोगों की भीड़ जो है वो आने लगी। एंड अनिल वॉज बिजी चैटिंग टू पीपल, लोगों से चैट करने में बिजी था, एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू वन अदर, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने में। अनिल हैड अ वाइड ऑफ फ्रेंड्स, तो दोस्तों के समूह को हम क्या कहते हैं, ये तो वैसे भी सीधा सीधा लगा दोगे, उसने ऑप्शन में आपको दे रखा है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन दिखा दे यार, कोई पिटाई मांग रहा है। नंबर ऑफ, ग्रुप ऑफ, सर्किल ऑफ, राउंड ऑफ। तो देखिए कई बच्चे कहेंगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन नहीं, स्पेशल वर्ड अगर उसने दिया है तो वही लगाओगे। फ्रेंड्स के समूह को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। फ्रेंड्स का समूह क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट, एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू, और कोई भी नहीं जानता था, एवरीवन, नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू, नहीं जानता था, मतलब कोई भी किसी दूसरे को नहीं जानता था। तो नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन एल्स, तो एवरीवन एल्स मतलब बाकी दूसरे को नहीं जानता था। यहां ऑप्शन में वही दिए हैं, एल्स, एवरी वन, अदर। एवरीवन के पीछे अदर नहीं लगेगा, डिफरेंट, अदर, पर्सन अदर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टी इज ऑलवेज अ गुड वे टू ब्रेक, अब ये तो ईडियम है, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी तोड़ना, ठीक है, एक साइलेंस को ब्रेक करना, तो इसे कहते हैं ब्रेक द आइस। तो एक पार्टी, सब बिल्कुल सही बात है, जब लोग शांत होते हैं तो पार्टी करते हैं, भाई चलो मिलते हैं, हंगामा होगा, खुशियां होंगी, तो इसी कहते हैं ब्रेक द आइस। ये सीधा ईडियम का पेयर बनना था यहाँ पर। एंड गेट पीपल टॉकिंग, और लोगों को बातचीत कराने का, ब्रेक द आइस करने का एक अच्छा माध्यम होता है पार्टी। अनिल थॉट, अनिल ने सोचा, द पार्टी, मतलब ये अनिल ने सोचा ये वाली बात कि भैया ये पार्टी एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। द पार्टी सून गॉट गोइंग, पार्टी चल रही थी, एंड देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिलीफ एट द, एक रिलीफ की, राहत की सांस ये आई जब पार्टी चल रही थी, एट द फैक्ट,
इस फैक्ट के ऊपर। और फैक्ट क्या था? एट द फैक्ट दैट द एग्जामिनेशंस वर ओवर एंड अ लॉन्ग समर हॉलीडे ले अहेड। और देखो पार्टी चल रही थी और वो लोग रिलैक्स रिलैक्स इस फैक्ट के ऊपर थे कि एग्जामिनेशन खत्म हो गए और अब तो आगे क्या है? हॉलीडेज हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है? सब्जेक्ट है नहीं, ये एक तरीके का पॉइंट है, मैटर है। देखिए कोई मैटर नहीं है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करनी हो, ये एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब एक रियलिटी है और रियलिटी के लिए फैक्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आ गया। आंसर की एक बार देख लो। इसमें डिग्री पहले में था, दूसरे में फीस्ट, सेलिब्रेटेड, गेटिंग थिंग्स रेडी, स्ट्रीम ऑफ पीपल, टर्न्ड अप, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एवरीवन एल्स मतलब दूसरा, ब्रेक द आइस, और ये हो गया आपका फैक्ट। तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। लो जी, अब ये है आपका एजुकेशन। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन सेल्फ रिलायंट। एजुकेशन से एक इंसान जो है सेल्फ रिलायंट हो जाता है, मतलब आत्मनिर्भर भारत आपने सुना होगा ना, तो वही है आत्मनिर्भर। एजुकेशन इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। और एक पढ़ा लिखा आदमी जो है इज वेल इक्विप्ड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। अच्छा, इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन ले सकता है? एक लर्न मतलब विद्वान, एक वाइज, एक एजुकेटेड और एक इलिटरेट। तो देखिए अब सॉरी एन, हाँ अब एन आर्टिकल है तो आर्टिकल के हिसाब से लर्नड नहीं हो सकता, वाइज नहीं हो सकता, इलिटरेट ले नहीं सकता, तो एजुकेटेड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई एन एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है। ठीक है, तो वो वेल इक्विप्ड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन कहाँ? जिंदगी में, तो ये हो जाएगा इन लाइफ। ही इज द मास्टर ऑफ हिज, वो अपने ही किसका मास्टर होता है? ही इज द मास्टर ऑफ हिज। अब ऑप्शन में क्या है? फेट, लक, और दिखाना क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या? फेट, लक, चांस और लॉट। अच्छा ठीक है, देखो ही इज द मास्टर ऑफ हिज, अब यहां पर आना है मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी, लेकिन ऑप्शन में डेस्टिनी नहीं है, तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब हो जाएगा डेस्टिनी। ठीक है, अब यहां पर आप फंसते हैं फेट में और लक में। तो देखिए जो फेट है ना, वो डेस्टिनी वर्ड को डिफाइन करता है। मतलब लक जो है एक तरीके से ये मान लीजिए कि लक हम तब यूज करते हैं समथिंग दैट इज नॉट इन आवर हैंड, जो हमारे हाथ में ना हो, उसे हम लोग लक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम फेट की बात करते हैं, वैसे तो फेट भी हमारे हाथ में नहीं है, बट एक तरीके से जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ जब हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम अपनी डेस्टिनी कहते हैं, उसे लक नहीं कहते हैं। तो हमारा जो भविष्य है, यानी कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, तो हम, इसलिए मैंने डेस्टिनी कहा है, तो हमारा डेस्टिनेशन उसे जो है बनाता है कौन? इंसान बनाता है। तो इसीलिए मास्टर ऑफ हिज ऑन फेट, अपने फेट का मालिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ही कौन? यहां पर एक पढ़ा लिखा आदमी। ठीक, फेट। और दूसरा पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लक एंड फॉर्चून का फेयर नहीं बनता, किसका बनता है? फेट एंड फॉर्चून। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक अनपढ़ आदमी जो है, हेल्प एंड गाइडेंस एट एवरी स्टेप, तो उसको जरूरत होती है हेल्प की और गाइडेंस की, तो ये हो जाएगा नीड्स। मैंने नीड इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही फील्स हेल्पलेस इज एट द मर्सी ऑफ अदर्स, तो उसे ना हेल्पलेस फील होता है, कब तक? जब तक कि वो दूसरे की मर्सी में ना आ जाए, मतलब जब तक कि वो दूसरा कोई उसे सपोर्ट ना करे तब तक। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं ही फील्स हेल्पलेस अनलेस इज एट द मर्सी ऑफ? नहीं, अनलेस के बाद इज नहीं आएगा, दो भी नहीं आएगा, अपोजिट नहीं है, बट भी नहीं आएगा, तो सीधा हो जाएगा एंड। तो मतलब ही फील हेल्पलेस, उसे हेल्पलेस फील होता है, एंड ही इज एट द मर्सी ऑफ अदर्स, मतलब वो बेसहारा होता है और हमेशा दूसरों की सहायता पे ही निर्भर रहता है। तो इसीलिए सीधा सीधा कंजक्शन आ जाएगा एंड। ठीक है, अनलेस से जोड़ते तो पूरा क्लॉज चाहिए होता है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए आंसर हो गया आपका ये वाला ए ऑप्शन। तो यहां पर एजुकेटेड, यहां पर इन, यहां पर फेट, और यहां पर आ गया आपका नीड्स, और ये आ गया आपका एंड। ठीक है, अगला क्लोज टेस्ट, टेनिस। देखिए टेनिस क्या है? एक प्रकार का गेम है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, अब सही दिखाई देगा। हाँ, टेनिस जो है मेरे भाई एक प्रकार का गेम है,
दैट गिव्स वन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, जिससे कि एक इंसान की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है। इट डेवलप्स ऑफ आईज, आईज और लिम्स, क्योंकि आंखें बहुत तेज चलती हैं, तो आंखों में क्या बनती है इससे, आंखों का मूवमेंट, आंखों का स्विफ्टनेस, आंखों का केयरलेस, तो एजिलिटी। एजिलिटी देखो क्या होता है, हालांकि स्विफ्टनेस इसका सिनोनियम है, बट स्विफ्टनेस में फुर्तीलापन आता है, मतलब तेज, और एजिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और आईज का तेज होना तो ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जाती है। जैसे मैं कहूँ मेरे लिम्स में स्विफ्टनेस है या एजिलिटी, तो एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो एजिलिटी में तेज भी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो इसीलिए आईज और लिम्स, क्योंकि लिम्स, हमारे लिम्स को, चलो आंखों का तो ठीक है, लेकिन लिम्स को तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर हम फ्लेक्सिबल होगा तभी तो हम मूव करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एजिलिटी ऑफ आईज एंड लिम्स। एंड द ब्रेन टू इनटू एक्शन। ओके, एंड अब देखो, ये तो यहाँ कई बच्चे फंस गए होंगे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया होगा इसमें क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, ये जो टेनिस गेम है, ये हमारे आईज को, लिम्स को तो एजिलिटी प्रदान करता है। एंड कॉल्स द ब्रेन टू, और ब्रेन को भी, टू मतलब ऑल्सो, ब्रेन को भी कॉल्स द ब्रेन इनटू एक्शन। अब क्योंकि ये किसी को अगर याद है कि एक फ्रेज होता है कि कॉल द ब्रेन या कॉल समवन इनटू एक्शन, तो ये ब्रेन को भी काम पे लगा के रखता है, क्योंकि ब्रेन एकदम सतर्क रहेगा। अब जैसे क्रिकेट में तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि मान लो प्लेयर अभी, बॉल उधर जा रही है तो प्लेयर अपना खाली खड़ा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो हर मोमेंट पे आपको लगातार सोचना पड़ता है। तो इसीलिए काम, दिमाग को भी काम में लगा के रखता है। तो यहाँ कॉल का पेयर एक्शन से बने, कॉल इनटू एक्शन। तो यहाँ आप फंसे होंगे क्योंकि कई लोगों ने कमांड लगा दिया होगा, सिग्नल वगैरह, ये तो ये पूरा पेयर ही बनता है। कॉल इनटू एक्शन मतलब किसी चीज को हरकत में लगाना, ठीक है। नहीं, ये तो नहीं, ये तो पहले जैसे ही बना दिया। बोलो, सर बोल रहे कि वैसे ही बनाओ जैसा बनाते हो। नहीं, जबरदस्ती मत करो। मन से काम करो। जब सर पढ़ाने में मन लगाते हैं तो फिर। हाँ भाई, नेक्स्ट तुम देखो इधर, उस पर मत ध्यान दो। अ फ्यू सेट्स ऑफ टेनिस, टेनिस के कुछ सेट्स कीप वन फिजिकली एंड, अब ये तो सबको पता होगा, पेयर बनेगा फिजिकली एंड मेंटली फिट, बट फॉर द इंडोर्स, ठीक है। चेस, लेकिन जो इंडोर गेम खेलते हैं घर के अंदर, ये तो घर के बाहर हो गया। चेस इज द क्वीन ऑफ गेम्स, ये गेम्स की क्या है, क्वीन है। पीपल से, लोग कहते हैं चेस इज अ सेल्फिश गेम बिकॉज ओनली टू कैन प्ले। सेल्फिश मैंने इसलिए कहा यहां पर क्योंकि इसमें केवल दो ही लोग खेल सकते हैं। यूजलेस मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि दो तो कम से कम खेलते हैं, अगर एक भी ना खेलता तब यूजलेस होता। लेकिन सेल्फिश का मतलब है इसमें कम लोग ही हिस्सा ले पाते हैं, ज्यादा लेते तो और अच्छा रहता, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए। तो यहां पर ये एक्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट। चलो भाई, द क्विक थिंकिंग ऑफ एनिमल लवर, इसको ना वो वाला भेज दो जो तुमने बनाया था, फर्स्ट वाला, सबसे फर्स्ट वाला, ब्लैक के ऊपर जो बनाया था, कि ऐसे उसमें बना दो तो इसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये जल्दबाजी में ऐसे ही करा, ठीक है। नेक्स्ट, द क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल लवर सेव्ड द लाइफ ऑफ अ टर्टल। अच्छा, कोई एक एनिमल लवर होगा, ये पास्ट की घटना है, तो एक कहानी चल रही है ये, कि एक एनिमल लवर था, जैसे आई एम ऑल्सो एनिमल लवर, हालांकि पहले नहीं था, लेकिन जब से ब्रिटनी आया हमारी फैमिली में तब से हो गया हूँ। तो उसकी जो क्विक थिंकिंग नहीं, उसने लाइफ ऑफ अ टर्टल, तो डेफिनेट आ गया, तो डेफिनेट लाइफ होगी, द लाइफ ऑफ अ टर्टल की लाइफ को बचाया। हु हैड अ फिशिंग हुक, जिसने हुक को क्या कर लिया, अब हुक को स्वेलो, निगल लिया था जिसने, ठीक है। एंड अ सेफ्टी पिन को निगल लिया था। द फीमेल टर्टल वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, तो उसे पाया गया, वॉज फाउंड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई बाय द एनिमल लवर के द्वारा, ठीक है। और आगे है हु टुक इट टू अ वेट, वेट मतलब वेटरन के पास जो इसे ले गया, कौन ले गया, एनिमल लवर, और एनिमल लवर के लिए प्रोनाउन हु आ जाएगा। और यहां पर वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट। एन एक्सरे
द प्रेजेंस ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, तो एक्सरे, एक्सरे क्या करेगा, रिवील करेगा। एक्सरे ने ये रिवील किया, रिवील का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना। तो कवर, प्रोटेक्ट, कंसील, सबका मतलब एक ही होता है, हाइड। तो एक्सरे हाइड थोड़ी करता है, एक्सरे तो सब कुछ बता देता है कि तुमने क्या हरकत की है, ठीक है। तो बाद में एक्सरे, इसका ऑपरेशन हो गया, बस। तो ये हो गया क्लियर सभी को, यहाँ पर इसमें दा आ जाएगा ऑप्शन में, इसमें स्वेलो, यहाँ फाउंड, यहाँ हु, और ये आ गया आपका रिवील, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। मैं जिंदा हूँ लेकिन, लो जी। अब मेरे भाई ये बफर स्टॉक के बारे में है। बफर स्टॉक, स्टॉक मार्केट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। बफर स्टॉक रेफर्स टू आ, ये एक तरीके का क्या होता है, रिजर्व होता है। अब रिजर्वेशन कई लोगों ने लगाया, और रिजर्वेशन का मतलब या तो किसी चीज के लिए जो रिजर्वेशन कास्ट वगैरह में होता है वो होता है रिजर्वेशन, या रिजर्वेशन होता है सीटों का। जब किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसे रिजर्व कहते हैं, ठीक है। तो बफर स्टॉक एक प्रकार का रिजर्व है। किसका रिजर्व है, रिजर्व ऑफ अ कॉमोडिटी, सामग्री, चीजों का, ठीक है। दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। सॉरी, ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन जो मार्केट में होते हैं ना ऊपर नीचे, उसको ऑफसेट किया जा सके, उसे रोका जा सके। तो बफर स्टॉक की वजह से ही फ्लक्चुएशन जो बहुत हाई ऊपर नीचे होती है मार्केट में, तो वो रोका जा सकता है, ठीक है। ये हेल्प करता है उसमें, टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन। और आगे, एंड अनफॉर्सीन इमरजेंसीज, या कोई इमरजेंसी आ जाए उसको भी क्या करता है, ऑफसेट, उसे भी बचाता है, उसे भी रोकने का काम करता है। बफर स्टॉक इज जनरली, थर्ड फॉर्म, मेंटेन्ड। बफर स्टॉक इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, तो ये आ जाएगा इज जनरली मेंटेन्ड। बफर स्टॉक को जनरली क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। किस लिए मेंटेन किया जाता है, फॉर असेंशियल कमोडिटी, आवश्यक सामग्रियों के लिए, एंड बेसिक आवश्यकताओं के लिए, लाइक फूड, ग्रेन्स, पल्सेस एटसेट्रा। द कैबिनेट कमेटी फॉर, द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जैसे कहते हैं ना, द कैबिनेट कमेटी फॉर दिस पर्पज, द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि इकोनॉमिक चीजों से संबंधित। तो द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स फोर्स गाइड्स फिक्सेस द मिनिमम प्राइस, तो यही क्या करती है, फिक्स करती है मिनिमम बफर स्टॉक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। मतलब हर 4 महीने, 4 क्वार्टर का मतलब 3 चौक 12, हाँ, यानी कि 3 महीने पे, कि 3 महीने का कितना स्टॉक होना चाहिए, ये डिसाइड करता है, कैबिनेट कमेटी इसको डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। तो इसका आंसर हो गया, आपको मिल गए यहाँ पर सारे। रिजर्व होता है ये, एंड, फिर मेंटेन थर्ड फॉर्म, फॉर, कैबिनेट कमेटी फॉर दिस, और ये आ जाएगा फिक्स करती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, द थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ये तो कहीं की घटना है, उसके बारे में है ये। घटना क्या है, थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन कोई होगी, थाने का मतलब तो ये मुंबई की घटना है, ठीक है। द थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट यानी कि टीएमटी एक संस्थान है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट, है सीन अ 6% ड्रॉप, 6% का इसने ड्रॉप देखा है पैसेंजर डेंसिटी में, मतलब जो लोग आते जाते होंगे रोजाना, उसमें 6% का ड्रॉप हुआ है। इन, ड्रॉप इन पैसेंजर डेंसिटी, पैसेंजर डेंसिटी के अंदर इतना ड्रॉप आया है। आफ्टर द ब्रीहन ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, तो इसे पूरा क्या कहा गया है, आफ्टर द बेस्ट, बेस्ट मतलब ब्रिहान इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के बाद, जब से ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस्ड, जब से इसने ब्रिहान इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई, या तो ये चली होगी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक बसेस होंगी या जो भी होगा, ठीक है। जब से इसने, मतलब बेस्ट ने, बेस्ट नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक मान लो इसको, ये इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह होंगी, जब से इसने रिड्यूस किए हैं अपने बस के किराए, तो इट्स,
क्योंकि ये भी एक संस्थान है। तो इट्स बस फेयर, इसने अपने बस के किराए जो है कम किए हैं रिसेंटली, अभी अभी। द ड्रॉप, दो स्मॉल, भले ही वो ड्रॉप कम है, ड्रॉप का मतलब 6% का ड्रॉप आया पैसेंजर्स में, दो स्मॉल, लेकिन इज एनफ टू सेट द, लेकिन ये एनफ है टू सेट द अलार्म। अलार्म का मतलब है ये चिंताजनक बात है, कि कान खड़े करने लायक इतना काफी है, ठीक है। वही हरकत है, ये तो सेम ही। हाँ हाँ, कि इस टाइप में बना दो। नेक्स्ट, अगला, टू सेट द अलार्म, टीएमटी, यानी कि ये थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट, टीएमटी प्लाइज नियरली 300 बसेस। देखिए प्लाई का मतलब होता है आना जाना, तो टीएमटी जो है 300 बसें जो है चलाती है, एंड इज ऑलरेडी फेसिंग, क्या फेस कर रही है, डिफिकल्टीज, और ये मुसीबत फेस कर रही है इन मैनेजिंग रेगुलर शेड्यूल्स। द टिकट कॉस्ट कस्ट कट बाय बेस्ट, बेस्ट मतलब इसके द्वारा जो टिकट कॉस्ट कट हुई है, इसने प्रभावित किया है टीएमटी रूट्स दैट ओवरलैप दैट ऑफ द बेस्ट। तो द टिकट कॉस्ट कट, जो कट हुआ है इसके द्वारा, इसने प्रभावित किया है। तो हैज इम्पैक्टेड, हैज इम्पैक्टेड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये घटना हुई है, ठीक है। अगर तुम कहोगे कि इसने प्रभावित करती है, इम्पैक्ट, तो पहली बात तो द टिकट कॉस्ट कट, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या एसईएस लगना चाहिए था। और अगर तुम फिर भी इसको एसईएस भी लगा लेते तब भी नहीं होता, क्योंकि फिर ये रूटीन एक्शन हो जाता, लेकिन ये रूटीन एक्शन नहीं है, ये तो एक्शन अभी रिसेंट में हुआ है। तो इसने प्रभावित किया है, ये घटना हो चुकी है, तो इसकी वजह से रिसेंट में भी ये काम हुआ है। तो इसने इम्पैक्ट किया, हैज इम्पैक्टेड द टीएमटी रूट्स को प्रभावित किया है। किसने, बेस्ट ने जो अपने रेट घटाए हैं, इसने टीएमटी के रूट्स को प्रभावित किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा होगा कि ये प्राइवेट होगा और ये अपना म्यूनिसिपल वाले होंगे, और आजकल इलेक्ट्रिक बसेस आती हैं तो वो फिर पंगा करती करती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला, ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब ये फिर से स्टॉक का आ गया। अच्छा, क्लोज टेस्ट आते इसी टाइप के हैं, ठीक है। ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉज ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। देखिए मैंने यहाँ ब्रॉट क्यों किया, टेकन क्यों नहीं, टेकन का मतलब तो ले जाना, और ये एक फ्रेज होता है ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल। तो ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब है एक ठहराव, एक रुकावट। तो भैया जो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इसमें एक तरीके का क्या आ गया, ठहराव आ गया, कब, ऑन एन ऑटम डे। तो ब्रॉट, अच्छा पास्ट में है वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म, तो इसीलिए मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी, ब्रॉट टू एन स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब है ठहराव, रुकावट, ऑन एन ऑटम डे, कब, इन प्रपोजिशन नेम ऑफ द ईयर के साथ, इन 1994, द कल्प्रिट फॉर द आउटरेज, ये आउटेज नहीं है आउटरेज है। अब ये जो गुस्सा आया, ये जो आउटरेज आया, इसका जो कल्प्रिट था वो कौन था, वॉज अ स्क्वेरल, ये एक गिलहरी थी, ठीक है। दैट हैड च्यूड, जो खा गई थी, दैट हैड च्यूड थ्रो अ पावर लाइन नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, वॉज, तीसरे में वॉज अ स्क्वेरल, और यहाँ पर क्या था, इन, ठीक है। यहाँ पर वॉज चौथे में। तो अब इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। ये कल्प्रिट कौन था, ये सब किया किसने था, स्क्वेरल ने किया था। दैट हैड च्यूड थ्रू अ पावर लाइन, जो पूरी पावर लाइन को खा गई थी, नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज, क्योंकि कंप्यूटर सेक्टर कहाँ होता है, ये सब चीजें एक्सचेंज में होती हैं, इन त्रम्बुल में, कनेक्टिकट। अब आई थिंक ये कुछ नाम दिया इसका। द शटडाउन, जो कि रहा आधे घंटे तक। अब आधे घंटे तक शटडाउन रहा, तो फिर ये न्यूयॉर्क ये जो था ये आना ही था, यहाँ पर ठहराव में ये आने गिरना ही था। तो द कट डाउन, द सॉरी द शट डाउन। अब शट डाउन का मतलब है कि सारे ऑपरेशंस बंद हो गए थे, तो शट डाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो नॉन लिविंग है तो ये आ जाएगा द शट डाउन विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर। तो व्हाट होगा नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एंटीसीडेंट दिया है, तो व्हाट नहीं आएगा, नॉन लिविंग में विच आता है। और हु होम का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, तो विच आ जाएगा। रिजल्टेड इन द एनवाईएससी ऑपरेटिंग एट 85% कैपेसिटी, मतलब एक गिलहरी ऐसा भी कर सकती है भाई।
बिल गेट्स इज द सेकंड रिचेस्ट। अब ये बिल गेट्स के बारे में है। बिल गेट्स जो है वो सेकंड रिचेस्ट क्या है, इंसान है, तो पर्सन आ जाएगा। पर्सनल नहीं होता, पर्सनल होता है एक ऐसा आदमी जो जॉब में होता है, उसे पर्सनल कहते हैं। अगर यहाँ कह देता आर्मी तो आर्मी पर्सनल कर देते हैं हम। बिल गेट्स इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही इज क्लास वर्थ वैल्यूएबल कॉस्ट। तो देखिए ही की वैल्यूएबल नहीं होगा, ही उसकी वर्थ क्या है, उसकी उसके पास कितना अमाउंट है, कितना पैसा उसके पास। तो ही इज वर्थ एन एस्टिमेटेड 103 बिलियन पैसा है। हिज वेल्थ उसकी जो वेल्थ है उसने सरपास कर दिया किसको, सरपास्ड आ जाएगा सीधा सीधा। इस सरपासिंग मतलब कर नहीं रही है, सरपास कर चुकी है, हो गई है घटना पास्ट में। तो सरपास्ड ओनली बाय जेफ बेसोस। ठीक है, जेफ बेसोस को उसने क्या कर दिया, सरपास कर दिया है। अब जेफ बेसोस के लिए हु हैज अ करंट नेटवर्थ ऑफ इतने 116। ठीक है, तो जेफ बेसोस की कितनी है, 116 बिलियन है। ठीक है, आगे बिल गेट्स इज, अब 5 में लेना है, रिच दैट, तो ये हो जाएगा सो का पेयर ही दैट से बनेगा। तो बिल गेट्स इतना अमीर है कि एक एवरेज अमेरिकन जो है स्पेंडिंग $1 इज सिमिलर टू गेट्स स्पेंडिंग 1.06 मिलियन। तो अगर एक आम आदमी इतना खर्च कर रहा है तो वो 1.6। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर इसका मीनिंग उल्टा कर दिया मैंने, हिज वेल्थ सरपास्ड ओनली बाय, तो ये तो गलत कर दिया भाई मैंने, क्योंकि यहां पर जो है ना जेफ बेसोस की वो ज्यादा है, इसकी कम है। तो इसकी वेल्थ ने सरपास नहीं किया, सरपास बाय जेफ बेसोज, तो इसका मतलब है इज सरपास्ड। उसकी जो वेल्थ है ना वो केवल और केवल बस इसके द्वारा ही सरपास है, क्योंकि इसकी ज्यादा है ना। अगर इसकी वेल्थ इसको कर लेती तो फिर मैं सीधा कर देता सरपास्ड, लेकिन इसकी वेल्थ इज सरपास्ड ओनली बाय इस, है ना, इसके द्वारा। तो ये पैसिव वाइज बनेगा, तो इसका मतलब थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव का भी ध्यान रखना पड़ता है मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क। पोर्क किसका मीट होता है, आई थिंक सुअर का मांस होता है, इफ आई एम राइट, है ना। पोर्क उसी को तो कहते हैं, पोर्क, हाँ पोर्क, हाँ ठीक ठीक, हाँ जी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पोर्क का। बट इट इट इज फेसिंग, क्योंकि एट द मोमेंट का मतलब है इस समय पर, ये इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बड़ी समस्या। देयर इज एन एपिडेमिक विच, अब एपिडेमिक नॉन लिविंग है तो उसके रिलेटेड हो जाएगा, विच इज किलिंग इट्स पिग्स। हाँ, तो पिग का मांस ही तो होता है। तो जो एक एपिडेमिक है जिसकी वजह से इसके सारे पिग्स जो है वो मारे जा रहे हैं। द वायरस वॉज फर्स्ट, वायरस क्या होता है, लर्न इन्वेंटेड नहीं, वायरस इन्वेंट थोड़ी होता है, डिस्कवर्ड, पहली बार पाया गया ऑन अगस्त लास्ट ईयर। ठीक है, वैसे तो ऑन अगस्त नहीं होना था, ये इन अगस्त होगा, इन अगस्त लास्ट ईयर। बट 1 मिलियन पिग्स हैव डाइड बाय, अभी तक इतने लोग मारे गए हैं। इट इज अ डेडली मतलब खतरनाक, वायलेंट मतलब वायलेंट पर्सन होता है, निर्दयी पर्सन होता है, क्रूअल, तो डेडली मतलब घातक वायरस। एंड व्हेन अ पिग कैचेज इट, और अगर एक पिग को ये लग जाए तो ये मर जाता है सीधा। चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ इसके जो पिग्स हैं, 1/3, तो किसके पिग्स, चाइना के, तो इट्स आर गोइंग टू डाई, मर जाएंगे लगभग 1/3। चाइना है भी निकम्मा, इसके साथ ऐसा ही होता है, कोरोना फैला दिया नालायकनेस। तो ठीक है मेरे भाइयों, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहो, चीज़ें मुझे पता है आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है, कुछ बच्चों के सही हो रहेंगे, कुछ को तो समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ इससे अच्छा मौका जीवन में नहीं आएगा कि एक अध्यापक आपको क्लोज टेस्ट देता है, फिर क्लोज टेस्ट में भी लेवल 1 देता है, और उसके बाद भी खुद पूरा सॉल्व नहीं, तो पता क्या होता है जनरली, आंसर की सॉल्व करके मैंने खूब देखा है लोगों को ऐसे करते हुए।
बस मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पूरे सब जितना भी इंग्लिश कराई जाती है मैं बता सकता हूँ, इतना हिंट दे रहा हूँ कि होता क्या है कि जैसे 50 क्लोज टेस्ट की पीडीएफ डाल दी तो उसमें से आपको 10 सॉल्व करा दिया और उसकी बाकी की आंसर की दे दी, ये होता है। लेकिन मेरे भाई ये आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि एक एक क्लोज टेस्ट का सॉल्यूशन विद हिंदी मीनिंग और आपको पूरी कहानी समझाता हूँ मैं यहाँ पर। तो इससे अच्छा मौका नहीं आएगा आपके जीवन में। तो इसीलिए समस्याएं कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए चलो हर दिन, धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको मजा आता चला जाएगा, खुद भी सॉल्व करने लग जाओगे, आपको पता चलने लगेगा कि सर कैसे पकड़ते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगली क्लोज टेस्ट की पीडीएफ आने वाली है, उसको सॉल्व करना। ठीक है, मजा लो इस चीज़ में, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मजा ले लिया ना, बाकी सब तो आसान हो जाएगा और आप देखना कहाँ आगे लोगों से कितना आगे चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।